होती है, इसका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। चले, स्नूपिंग तकनीक, इसमें क्या क्या विकल्प है? डिवाइस से जानकारी चुराने के लिए, रोबोट संचालन हेतु, कोविड-19 से सुरक्षा हेतु, ड्रोन हमले को निष्क्रिय करने हेतु। ये जो स्नूपिंग तकनीक है ये है क्या, किस संदर्भ में हम स्नूपिंग तकनीक की बात करते हैं, उसी के बारे में आपको बात करना है। तो चलिए बताइएगा, इनमें से स्नूपिंग तकनीक का संबंध किससे है? स्नूपिंग तकनीक का संबंध किससे है ये आपको बताना है। चलें, जवाब दीजिए। अच्छा प्रश्न है, जवाब सबके आने चाहिए। देखो, स्नूपिंग तकनीक एक प्रकार से आप कह सकते हो किसी अन्य व्यक्ति का, आप कह सकते हो किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के डेटा तक अनाधिकृत पहुंच, मतलब दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें सरल शब्दों में, तो डेटा चोरी करना, बिना किसी की जानकारी के किसी थर्ड पर्सन के डेटा को चोरी करना। और ये डेटा किसी भी प्रकार से, चाहे मेल के माध्यम से आप चोरी करते हो या आप कह सकते हो कि फोन कॉल लॉग के माध्यम से चोरी करते हो। कहने का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति की कोई भी जानकारी चुराना, जैसे उसके ईमेल के बारे में, उसके फ़ोन के बारे में, उसके आप कह सकते हो व्हाट्सएप के बारे में, उसके मैसेजेस के बारे में, तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में, तो इन सब के बारे में आप कह सकते हो। तो स्नूपिंग तकनीक जो है वो बहुत ही बृहद परिप्रेक्ष्य में आती है, मतलब इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जुड़ जाते हैं, इसमें ईमेल भी है, इसमें कॉल लॉग भी शामिल है। मतलब बृहद परिदृश्य में जब आप किसी भी व्यक्ति के डेटा को चोरी करते हैं, चोरी करने की जो तकनीक है उसको बोलते हैं स्नूपिंग तकनीक। और आजकल इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा, देश में भी, संसद में भी इसके लिए बवाल मचा हुआ था। पेगासस स्पाईवेयर सुना होगा ना, पेगासस स्पाईवेयर, ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा। यह भी एक प्रकार का स्नूपिंग तकनीक आधारित सॉफ्टवेयर है। दूसरा आप देखते होंगे इंटरनेट निगरानी, ये भी कहीं ना कहीं स्नूपिंग तकनीक पर आधारित है। और आजकल सरकारें इनका प्रयोग करने लगी हैं। आजकल सरकारें अपने विरोधियों के, अपने विपक्षियों के डेटा चोरी करने के लिए, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनकी गतिविधियों के बारे में जानने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें, विभिन्न केंद्र सरकारें, मतलब विभिन्न देशों की सरकारें इस प्रकार की कृत्य कर रही हैं। इसलिए ये जो तकनीक है वो चर्चा में आई है। तो याद रखिएगा, स्नूपिंग तकनीक विशेष रूप से डिवाइस से जानकारी चुराने के संबंध में है। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? सिराक्यूज 4 उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? बताएं। सिराक्यूज 4, इसमें शायद कुछ और शब्द जुड़ा है, उसको मैं देख लेता हूं, तब तक आप बताएं। सिराक्यूज 4, इसके बारे में बताएं। चलें, सिराक्यूज 4, चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है सिराक्यूज के बारे में, उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो आप सबको बताना है। चलें बताएं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद बताएं। यहाँ पे है सिराक्यूज 4A, करेक्ट कर लीजिएगा। सिराक्यूज 4A की बात हो रही है। सिराक्यूज 4A उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है, यह आपको बताना है। तो चलिए बताएं, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? सिराक्यूज 4A उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है आपको बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, चीन, USA, फ्रांस, रूस या इनमें से कोई नहीं। चले बताएं, इन चारों में से बताएं कौन सा है। इन चारों में से बताएं कौन सा है। चीन, USA, फ्रांस, रूस या इनमें से कोई नहीं। सिराक्यूज 4A उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? चले जानकारी दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है बताएं। देखो, यहाँ पे बात हो रही है सिराक्यूज 4A की। यह उपग्रह जो है ये फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, फ्रांस इसका सही उत्तर है। बात हो रही है फ्रांस की, तो आपको बता दें ये जो सिराक्यूज 4A उपग्रह था, सबसे पहले तो एरियन 5 नामक रॉकेट से भेजा गया था। किससे भेजा गया था? एरियन 5 नामक रॉकेट से भेजा गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो आपको बता दें फ्रेंच गुयाना के कोरो, ठीक है,
फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको याद रखना है, फ्रेंच गुयाना से ये, और इसका जो प्रक्षेपण केंद्र इसको कोरू नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था, एरियन 5 रॉकेट की मदद से फ्रांस द्वारा भेजा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है यदि कोई उपग्रह भेजा गया है तो उस उपग्रह का कुछ उद्देश्य होगा। तो इस उपग्रह का उद्देश्य क्या है, इसको भी जानने की जरूरत है। ये जो उपग्रह था विशेष रूप से इसलिए प्रक्षेपित किया गया था जिससे फ्रांस के जो सुरक्षा बल हैं वो देश के, आप कह सकते हो, अन्य देशों के सुरक्षा बलों से आसानी से संवाद स्थापित कर सकें। इसके लिए यह जो है तकनीक, यह उपग्रह भेजा गया है, जिससे इस तकनीक को आप कह सकते हो फ्रांस के सैन्य बलों को मजबूती प्रदान करने में मदद मिल सके। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है फ्रांस द्वारा भेजा गया है, एरियन 5 रॉकेट की मदद से भेजा गया है, फ्रेंच गुयाना स्थान से भेजा गया था, और इसका उद्देश्य फ्रांस के सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से अन्य देशों के सुरक्षा बलों से संवाद के लिए सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है, ये आपको पता होना चाहिए। जब बात फ्रांस की आती है तो आपको पता होगा फ्रांस और भारत ने मिलकर, याद होगा, फ्रांस और भारत ने मिलकर 2015 में बात की थी कि हम ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाएंगे, और सौर गठबंधन बना भी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना भी। और आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 2 देश हाल ही में शामिल हुए हैं, जो हैं 101वां और 102वां। 101वें देश की यदि हम बात करें, पिछले दिनों मैंने आपको बताया, तो 101वां देश इसका बना है USA। 102वां देश की यदि हम बात करें इसका, तो 102वां देश जो बना है वो है एंटीगुआ और बारबुडा। इसका भी नाम आपको याद रखना है, एंटीगुआ और बारबुडा। और मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि ये जो ISA बना था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बना था, विशेष रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देशों के लिए बना था। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश स्थित हैं उनके लिए यह बनाया गया था, जहां पर वर्ष भर सूर्य की किरणें, आप कह सकते हैं, पड़ती हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए, ऐसे देशों के लिए यह बनाया गया था, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न के लिए पर्याप्त है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे भारत ने राफेल जो विमान है उसको भी फ्रांस से खरीदा है, इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा ड्रोन का संबंध किससे है। यहाँ पे भी टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, देख लेता हूँ मैं क्या है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है हाल ही में चर्चा में रहा आई ड्रोन। क्या है ये? आई ड्रोन। हाल ही में चर्चा में रहा आई ड्रोन का संबंध किससे है, बताएं। आई ड्रोन का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा आई ड्रोन का संबंध किससे है, आपको बताना है। चलें बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा आई ड्रोन का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा आई ड्रोन का संबंध किससे है? चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा आई ड्रोन का संबंध किससे है, आपको बताना है। यहां बात हो रही है आई ड्रोन की। आप जानते हो कि आई ड्रोन का जो संबंध है विशेष रूप से कोविड काल में चर्चा में आया था। और चर्चा में क्यों आया था इसकी बात करें तो पूर्वोत्तर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर के पर्वतीय भागों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आसानी से परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में कोविड वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आई ड्रोन का उपयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विशेष रूप से इसका जो उपयोग था पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में वैक्सीन डिलीवरी हेतु किया जा रहा था, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर सामान्य तौर पे हम कम समय में नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में देश में पहली बार IVF तकनीक से भैंस के बछड़े ने जन्म लिया है, उसकी नस्ल कौन सी है, बताएं। हाल ही में देश में पहली बार IVF तकनीक से भैंस के बछड़े ने जन्म लिया है, उसमें से पूछा जा रहा है कि उसकी नस्ल कौन सी है, तो आपको बताना है। आपको बता दें कि इससे पहले कभी भी भैंस के बछड़े ने IVF तकनीक से जन्म नहीं लिया था। इससे पहले यदि हम बात करें तो आपको याद होगा कि गाय के कई सारे बछड़े IVF तकनीक से पैदा हुए हैं, लेकिन भैंस के संदर्भ में यह पहली बार है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यदि बात की जाए इस प्रकार की तकनीकों की तो आपको पता होगा भारत में एक मंत्रालय भी है, और उस मंत्रालय का जो नाम है उसका पता होना चाहिए, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जो
जो है वही इन सब प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मंत्रालय होता है, जिम्मेदार संस्था होता है, जिसके मंत्री वर्तमान समय में है पुरुषोत्तम रूपाला। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे बताएं कौन सी नस्ल है, ये आपको बताना है। चले, इनमें से कौन सी नस्ल है ये आपको बताना है, जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सी नस्ल है? देखो यहां पे आपको चोकला नस्ल दी हुई है, ये भेड़ की एक नस्ल है। सोनारी नस्ल ये भी भेड़ की है। मगरा नस्ल ये भी भेड़ की है। पूगल नस्ल ये भी भेड़ की है। मतलब ये जो 4 की 4 नस्लें दी हुई हैं ये भेड़ की एक किस्म है, ये आपको पता होना चाहिए। भेड़ की एक नस्ल है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे बात हो रही है IVF तकनीक से जन्मे पहले भैंस के बछड़े की, तो आपको बता दें ये बन्नी नस्ल की बोली जाती है, बन्नी नस्ल। और बन्नी नस्ल की ये जो भैंस थी ये कहां से संदर्भित है, जन्म कहां हुआ, गुजरात में हुआ। तो याद रखना है पहली बार IVF तकनीक से भैंस के बछड़े का जन्म गुजरात में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि हम बात करें गुजरात की तो आपको पता होगा गुजरात में कई सारे नेशनल पार्क भी हैं। और जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है उसमें पहली बार जो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और टाइगर रिजर्व के साथ साथ जो शेरों का आवास है गिर, उसको भी यहां पे जगह दी गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम गुजरात की बात करें तो आपको पता होगा गिर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक बक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लैक बक हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, इसके बाद बसंदा नेशनल पार्क हो गया, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखोगे मरीन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं। गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि गुजरात में आप कह सकते हो भारतीय गधों के लिए जो जंगली गधे हैं उनसे भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर उनको संरक्षित किया जा रहा है। तो उसको भी याद रखना है कि भारतीय जंगली गधों के लिए भी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको गुजरात में देखने को मिलता है। तो गुजरात के संबंध में इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो नस्ल याद रखना है, बन्नी नस्ल की भैंस है और ये जन्म कहां पे हुआ, गुजरात में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। चले इसको बताएं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विवाकोर नामक एक टाइटेनियम दिल बनाया है? और इस सेशन के बाद आपको सभी को रुकना है, करंट अफेयर्स के इस सेशन के बाद आप सभी को रुकना है, यह भी याद रखिएगा। करंट अफेयर्स के इस सेशन के बाद आप सभी को रुकना है, यह भी आपको याद रखना है। दूसरा लाइव सेशन होगा जिसमें जो टेस्ट आपका हुआ है उसमें किस प्रकार से आपकी रैंकिंग है, किन के साथ सुधार हो रहा है, कौन लापरवाही कर रहा है, उस पर भी बात हमें करनी है। ठीक है, तो इस सेशन के तुरंत बाद रुकना है, इसको भी याद में रखना है। बताएं हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विवाकोर नामक एक टाइटेनियम दिल बनाया है? बताएं। विकावोर इसको बोलते हैं। तो विकावोर नामक टाइटेनियम दिल कहां पे बनाया है ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी यदि हम बात करें तो स्पिनिंग डिस्क टेक्नोलॉजी पर आधारित ये हार्ट बनाया गया है, ये दिल बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बताएं किस देश ने ऐसा कर दिखाया है? भारत, जापान, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई नहीं? भारत, जापान, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई नहीं, यह भी आप बताएं। इनमें से कौन सा है यह आपको बताना है। चले जवाब दीजिए, सभी को जवाब देना है। और ये तो पुराना करंट अफेयर्स है तो पढ़े होंगे आप सब। अभी जब नया आएगा तो मैं नहीं पूछूंगा, जब तक पुरानी चीज़ें चल रही हैं तब तक तो आपको पता होना चाहिए ना। बताएं किस देश के वैज्ञानिकों ने यह शोध किया है? ये जो देश है ये है ऑस्ट्रेलिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जानते हैं कि भारत एक युद्ध अभ्यास भी करता है जिसको बोलते हैं ऑस इंडेक्स, ये भी याद रखना है। अभी हाल ही में इसका 4था संस्करण संपन्न हुआ है। ठीक है, ऑस इंडेक्स एक प्रकार का नौसैनिक अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और इसका 4था संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ये देश है ऑस्ट्रेलिया। मतलब इनमें से कोई नहीं आपको टिक करना है क्योंकि इन चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प इसमें शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जब बात करते हैं आप जानते हो कि क्वाड एक संगठन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त यदि हम बात करें इस संगठन में तो आपको देखने को मिलता है जापान, आपको देखने को मिलता है भारत, आपको देखने को मिलता है यूएसए। ऑस्ट्रेलिया की जब बात करते हैं आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग मरुस्थलीय है, 2/3 भाग में मरुस्थल है। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से 5 मरुस्थल
मरुस्थल आपको याद रखने हैं। पहला क्या याद रखना है? पहला याद रखना है ग्रेट, इसको याद कर लीजिएगा एक एक करके, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया। इसके बाद ग्रेट सिम्पसन आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद गिब्सन मरुस्थल आपको याद रखना है। ये सारे के सारे आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। इसके बाद सैंडी आपको याद रखना है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये भी याद रखना है। और पांचवा जो मरुस्थल यहाँ पे याद रखना है, स्टुअर्ट याद रखना है। तो ये 5 मरुस्थल भी आपको पता होना चाहिए। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन, ये कुछ मरुस्थल हैं 5 जो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग मरुस्थल है, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे पूछ ले रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में उत्सुक कूप भी पाए जाते हैं, तो ये कूप आपको ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ये आपको बताना है। उत्सुक कूप जो है ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने विवाकोर नामक एक टाइटेनियम दिल बनाया है, यह भी आपको पता होना चाहिए, जिसकी तकनीकी यदि हम बात करें तो स्पिनिंग डिस्क टेक्नोलॉजी पर आधारित है। चलें इसको बताएं। यहां पे मैं आपको बता देता हूं क्या चीज है। यहां पे बोला गया है हाल ही में चर्चा में रहा 127 क्यूबिट ईगल। यहां पे क्या है? क्यूबिट ईगल, ईगल बाज वाला, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रहा 127 क्यूबिट ईगल का संबंध किससे है? बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा 127 क्यूबिट ईगल का संबंध किससे है, आपको बताना है, ठीक है। क्यूबिट, ठीक है। अब हिंदी में जिसको ना समझ में आ रहा हो अंग्रेजी में समझ में आ जाना चाहिए। तो बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा 127 क्यूबिट ईगल का संबंध किससे है? क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम ड्रोन तकनीकी, एक रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो चिकित्सा उपकरण। बताएं 127 क्यूबिट, बताएं 127 क्यूबिट ईगल का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। चलें जवाब दीजिए, फास्ट जवाब दीजिए, इतना समय मत लीजिए। आपको बता दें ये अब तक का सबसे शक्तिशाली क्वांटम प्रोसेसर है, ठीक है। ये अब तक का सबसे शक्तिशाली क्वांटम प्रोसेसर है और इसको बनाया है IBM नामक कंपनी ने। IBM नामक कंपनी की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। IBM के CEO के बारे में पूछा जा सकता है, तो IBM के CEO का नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, अरविंद कृष्णा इसके CEO हैं। इसका हेडक्वार्टर यदि पूछा जाए तो न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसका फुल फॉर्म IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यह भी याद रख लीजिएगा कि 127 क्यूबिट ईगल जो है ये अब तक का सबसे फास्ट कह सकते हो, अब तक का सबसे शक्तिशाली क्वांटम प्रोसेसर है। इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा परसर्वेंस लैंडर किस ग्रह के लिए भेजा गया था? बताएं। बहुत ही आसान है, कई बार मैंने बताया है। परसर्वेंस रोवर कई बार मैंने बताया है, वही चीज यहां भी हो रही है। तो बताएं परसर्वेंस लैंडर किस ग्रह के लिए भेजा गया था? बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र। बताएं किस ग्रह के लिए भेजा गया था, इसको आपको बताना है। परसर्वेंस, जिनको ऐसे ना समझ में आ रहा हो, कई बार मैंने ये बताया है, परसर्वेंस, ठीक है। ये बताएं चलिए जवाब दीजिएगा। परसवेरेंस लैंडर किस ग्रह के लिए भेजा गया था? परसवेरेंस लैंडर किस ग्रह के लिए भेजा गया था? जवाब दीजिए, फास्ट जवाब देना है, सब याद रहने चाहिए। आपको पता होगा मंगल के लिए वर्ष 2021 में कुल 3 मिशन भेजे गए थे। मंगल ग्रह के लिए कुल 3 मिशन विभिन्न देशों ने भेजे थे, जिनमें से यदि हम बात करें तो नासा ने भेजा था परसवेरेंस रोवर को, ठीक है। नासा ने जो भेजा था वो आपका मिशन है परसवेरेंस रोवर, ठीक है। ये हो गया नासा का हो गया।
नासा ने क्यों इसको भेजा था? नासा ने इसको भेजा था मंगल ग्रह की चट्टानों के नमूने लेने के लिए। ये ड्रिल करता है चट्टानों में, चट्टानों में ड्रिल करके उनके नमूनों को जो है वो नासा को भेजता है, इसके लिए इन्होंने भेजा था। फिर इसके बाद तियानवेन फर्स्ट देखा होगा आपने, सुना होगा आपने, तियानवेन फर्स्ट जो है ये चीन ने भेजा था, ये भी आपको याद रखना है, चीन का मंगल मिशन था तियानवेन फर्स्ट। और चीन ने जो तियानवेन फर्स्ट मिशन किया था विशेष रूप से मंगल की सतह का सर्वेक्षण करने के लिए किया था। और यहाँ पे आपको याद होगा झरोंग नामक रोवर भी इसी मिशन में भेजा गया था, याद रखिए, ये तो याद ही होगा, झरोंग नामक जो रोवर था चीन ने तियानवेन मिशन के अंतर्गत ही भेजा था और इसको मंगल ग्रह पर भेजा था। इसके बाद आपने सुना होगा यूएई का मिशन। यूएई का मिशन क्या था? होप प्रोब। किसने नहीं सुना है बताओ? होप प्रोब, होप मिशन किसने नहीं सुना है? यूएई का होप मिशन जो था यह भी मंगल ग्रह के लिए था और मंगल की जलवायु के अध्ययन के लिए था। तो एक मिशन था होप मिशन जो यूएई ने भेजा था मंगल पर, तियानवेन फर्स्ट मिशन चीन ने भेजा था, और परसेवरेंस रोवर जो है ये नासा ने भेजा था। ये तीनों के तीनों वर्ष 2021 में भेजे गए मंगल मिशन है, आपको रट जाना है, इसका जवाब होगा मंगल, तीनों के तीनों मंगल मिशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाने पीने की चीजों में ट्रांस फैट की सीमा को कितने प्रतिशत निर्धारित कर दिया है? बताएं, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। ट्रांस फैट की बात की जा रही है, बताएं ट्रांस फैट की सीमा को कितना निर्धारित कर दिया गया है? चलिए जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसका मतलब होता है FSSAI, ठीक है, इंग्लिश में यदि हम बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, बात एक ही है। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है कि खाने पीने की चीजों में ट्रांस फैट की सीमा को कितना प्रतिशत निर्धारित कर दिया है? बताएं। देखो, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं दो प्रकार की होती हैं, एक खुले प्रकार की होती हैं, ठीक है, एक होती है बंद, जो पैक, डिब्बा पैक जो होता है। तो खुले और बंद दोनों के लिए यह सीमा की गई है और ये 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों में जो ट्रांस फैट की सीमा है वो 2% कर दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी याद रखना है, WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निर्धारित किया है कि वर्ष 2023 तक विश्व के सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों से, विशेष रूप से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को समाप्त करना है। ठीक है, तो याद रखना है, औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है WHO ने, वो वर्ष 2023 का है, इसको भी आपको याद रखना है। विशेष रूप से ट्रांस फैट की वजह से हृदय रोग, डायबिटीज हो गया, अल्जाइमर हो गया, इस तरह की कई सारी भयंकर, आप कह सकते हो भयानक बीमारियां होती हैं, जिसके चलते लोग, आप कह सकते हो, बहुत कम समय में मौत के गाल में समा जाते हैं। तो उसी से बचाने के लिए, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। तो याद रखना है, 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांस फैट को पूरी तरह से बैन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो याद रखना है, ट्रांस फैट को सर्वप्रथम वर्ष 2003 में बैन किया गया था और वर्ष 2003 में सबसे पहले ट्रांस फैट को जो बैन करने वाला देश था वो था डेनमार्क। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने, फिर बात FSSAI की हो गई, ने नियमित खाद्य पदार्थों में, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, नियमित खाद्य पदार्थों में फोर्टिफिकेशन की मात्रा को कितना प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? अब सबसे पहले जरूरत है समझने की फोर्टिफिकेशन होता क्या है, क्योंकि ये जो शब्द है फोर्टिफिकेशन, ये है अंग्रेजी का शब्द। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन ये एक अंग्रेजी का शब्द है। हिंदी में यदि हम बात करें तो हम बोलते हैं खाद्य पौष्टिकरण। क्या बोलते हैं हिंदी में? खाद्य पौष्टिकरण। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो दोनों शब्द याद रखिएगा, खाद्य पौष्टिकरण या फोर्टिफिकेशन, दोनों ही बात एक ही है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसमें कितना प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है, खाद्य पौष्टिकरण की मात्रा कितने प्रतिशत तक सीमित कर दी गई है?
चलें, इसका मतलब यदि हम बात करें फोर्टिफिकेशन का पंक्तियों में कि किस प्रकार से इसका तात्पर्य क्या होता है, तो आपको बता दें किसी खाद्य पदार्थ में विटामिन या आवश्यक खनिज पदार्थ जैसे जो सूक्ष्म आप कह सकते हो पोषक तत्व होते हैं, उनको उस खाद्य पदार्थ में बढ़ाने की जो मात्रा होती है उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? खाद्य पौष्टिकरण का मतलब क्या हो गया कि किसी खाद्य पदार्थ में विटामिन या खनिज जैसे सूक्ष्म आप कह सकते हो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसको बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको फोर्टिफिकेशन या खाद्य पौष्टिकरण कहते हैं। ठीक है, अब उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है कितने प्रतिशत तक? तो ये कर दिया गया है 15 से 30% तक। ये विकल्प आपका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि आयरन की कमी से, आयरन की कमी के साथ साथ लौह तत्व की कमी से, इसके साथ साथ विटामिन की कमी से बहुत सारे आप कह सकते हो कि रोग होते हैं, और आज के समय में भारत में ज़्यादातर लोग एनीमिया से पीड़ित हैं। तो इस तरह की जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है खाद्य पदार्थों में, उनको बाहर से उसमें ऐड करने के लिए जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो इसके माध्यम से जो खाद्य पदार्थ हैं उनको आप कह सकते हो कि ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा उपयोगी बनाया जाता है। किस संदर्भ में? कि शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा तत्वों की वो आपूर्ति कर सकें। तो कहने का मतलब है कि उसमें आयरन आप डाल सकते हो, अलग से आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हो, आप आयोडीन की मात्रा अलग से निर्धारित कर सकते हो उसमें। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन, और भारत सरकार ने इसको नियमित कर दिया है कितना? 15 से 30% तक ही कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलें। हाल ही में घरों की निगरानी के लिए एस्ट्रो रोबोट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? घरों की निगरानी के लिए एस्ट्रो रोबोट, बताएं। यहाँ पे बात हो रही है घरों की निगरानी के लिए एस्ट्रो रोबोट। ये जो रोबोट है विशेष रूप से आपके ना रहते हुए आपकी घर की पूरी निगरानी कर सकता है। किसी असामान्य परिस्थितियाँ होने पर उसकी आप कह सकते हो जानकारी होने पर उससे पहले जो है सचेत होकर आपको जानकारी दे सकता है। साथ ही साथ आपके परिवारजनों को आपसे कनेक्ट रखने में भी मदद कर सकता है। इसके आप कह सकते हो हेड पे एक कैमरा माउंट होता है जिसके माध्यम से ये चीज़ों की पहचान करता है, जिसके माध्यम से ये आपके अपनों को आपसे जोड़े रखता है। तो ये जो तकनीक है, ये जो रोबोट है, किसने बनाया है ये बोला जा रहा है, तो बताएं ये रोबोट किसने बनाया है? ये रोबोट किसने बनाया है? एस्ट्रो रोबोट किसने बनाया है? किस कंपनी ने? 4 कंपनी यहाँ पे दी हुई हैं, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, अमेजन और टाटा। 4 कंपनियां दी हुई हैं। यदि 4 जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 5वें जवाब पर जा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें इसका सही जवाब जो है वो है अमेजन। ये किसने बनाया है? अमेजन ने तैयार किया है। किस नाम से? एस्ट्रो रोबोट। ये आपको पता होना चाहिए। जब बात रोबोट की आती है तो आपको एक रोबोट का नाम तो याद ही होगा, सोफिया। सोफिया रोबोट का नाम याद होगा आपको। क्यों याद होगा? क्योंकि सोफिया पहली रोबोट थी जिसको सऊदी अरब की नागरिकता दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। और आज जो रोबोट हैं आप कह सकते हो वो प्रजनन करने में भी सक्षम है। इनको बोला जाता है जेनोबोट्स। आज जो विश्व है वो जेनोबोट्स की तरफ आगे बढ़ चुका है, इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब आपको रोबोट कम सुनने को मिलेगा, जेनोबोट्स से ज़्यादा सुनने को मिलेगा। जेनोबोट्स क्या होता है? जेनोबोट्स आप कह सकते हो ये जीवित रोबोट होते हैं। ये जीवित रोबोट होते हैं, और जो जीवित रोबोट होते हैं उनको जेनोबोट्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे रोबोट जो जीवित होते हैं उनको जेनोबोट्स के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये रोबोट जो हैं ये प्रजनन भी कर सकते हैं। इनका जो आकार है वो 11 मिलीमीटर से कम होता है। इनका जो आकार है वो 11 मिलीमीटर से कम होता है। अब बात आती है कि ये जीवित कैसे रहते हैं, ये प्रजनन कैसे कर सकते हैं, बिना भोजन किए कई हफ्तों तक कैसे रह सकते हैं। तो आपको बता दें इनको जो तैयार किया गया है वो मेढक की कोशिकाओं से किया गया है। मेढक की कोशिकाओं से इनको तैयार किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जेनोबोट्स क्या होते हैं? ऐसे रोबोट जो जीवित होते हैं वो जेनोबोट्स कहलाते हैं। जीवित रोबोट को हम जेनोबोट्स कहते हैं। ऐसे रोबोट बिना खाए पिए कई दिनों तक रह सकते हैं। ऐसे रोबोट प्रजनन करने में भी सक्षम होते हैं। ऐसे रोबोट को मेढक की कोशिकाओं से बनाया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसने बनाया है यदि हम बात करें तो इसको बनाया है, जेनोबोट्स को तैयार किया है अमेरिका ने, यह भी याद रखना है। ठीक है,
तो रोबोट भी पता होना चाहिए और जेनोबोट्स भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, नहीं तो आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में सिर्फ इतना कि जेनोबोट्स क्या होता है और आपके पास जवाब नहीं हो तो चीज़ें गलत होंगी। ठीक है, चलिए इसको बताएं। हाल ही में यहाँ पे किसी तकनीक की बात हो रही है, मैं देख लेता हूँ कौन सी तकनीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार फ़ॉन्ट क्या है सपोर्ट नहीं करता है, तो इस वजह से इस तरह की त्रुटियाँ हो जाती हैं, हमें इग्नोर करना है। क्रिप्सर कैश तकनीक है, ठीक है, क्रिप्सर कैश टेक्नोलॉजी। बताएं, क्रिप्सर कैश 9 नामक टेक्नोलॉजी है, इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्रिप्सर कैश 9। तो बताएं, क्रिप्सर कैश 9 नामक जो तकनीक है ये किस देश ने विकसित की है? क्रिप्सर कैश, CRIPSAR, क्रिप्सर कैश 9। क्रिप्सर कैश 9 नामक तकनीक किसने विकसित की है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिए। क्रिप्सर कैश 9 नामक तकनीक किसने विकसित की है, किस देश ने विकसित की है आपको बताना है। क्रिप्सर कैश 9 नामक तकनीक किस देश ने विकसित की है ये आपको बताना है। चलिए, क्रिप्सर कैश 9 नामक तकनीक किस देश ने विकसित की है? क्रिप्सर कैश 9 नामक तकनीक किस देश ने विकसित की है ये आपको बताना है। चलें, क्रिप्सर कैश 9 नामक तकनीक किस देश ने विकसित की है? ये जो देश है क्रिप्सर कैश 9 तकनीक वाला, ये देश है इजराइल। ठीक है, आज आपको बताना है कि इजराइल जो है, इजराइल के पीएम कौन है, अभी नए बने हैं। ठीक है, साथ ही साथ इजराइल में भारत के राजदूत कौन है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ यह भी बताना है कि इजराइल के साथ भारत के जो संबंध है, राजनयिक संबंध है, उसको कितने वर्ष हुए हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है, साथ ही साथ यह भी बताना है कि इजराइल से भारत कौन सी मशीन गन, हल्की मशीन गन खरीद रहा है ये भी आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे चाहिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राजदूत इजराइल में कौन है, इजराइल और भारत के संबंधों को, राजनयिक संबंधों को कितने वर्ष हुए हैं, साथ ही साथ भारत इजराइल से कौन सी मशीन गन खरीद रहा है यह भी आप बताएंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिएगा। नहीं आता है तो कल मेरे से पूछ लीजिएगा, नहीं आता है तो बता दीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। इसको बताएं, हाल ही में किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए एक नई योजना प्रारंभ की है? तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पे, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बताएं, ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर किस देश ने नई योजना प्रारंभ की है? ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर किस देश ने नई योजना प्रारंभ की है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या चीन? बताएं। सबसे पहली जानकारी आपको पता होना चाहिए ग्रेट बैरियर रीफ है कहां पे। आपको बता दें, आपको जानकारी होगी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पहले ग्रेट बैरियर रीफ हुआ करता था, लेकिन पिछले दिनों ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बाहर निकाल दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत नहीं आती है। ये कहां पे देखने को मिलती है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको संरक्षित करने के लिए एक नई नीति प्रारंभ कर दी है। अब बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में भी आपको नहीं पता होगा, ज्यादातर लोगों को यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, यहाँ की राजधानी है कैनबरा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक पड़ता है वर्ले ग्रिफिन। ठीक है, वर्ले ग्रिफिन नामक एक झील पड़ती है, VURLEY, वर्ले ग्रिफिन, याद कर लीजिएगा इसको। वर्ले ग्रिफिन, ये पूछा जा सकता है। वर्ले ग्रिफिन नामक एक झील पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे एक टापू है जिसको बोलते हैं एस्पन आइलैंड। टापू का क्या नाम है? एस्पन आइलैंड। ठीक है, तो ये जो आपकी वर्ले ग्रिफिन जो झील है, जहां पे एस्पन आइलैंड पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये झील है, इसी में एक टापू है और उसी को बोलते हैं एस्पन आइलैंड। और इस आइलैंड का जो है अब नाम बदल दिया गया है, और इस आइलैंड का जो नाम बदलकर क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर रखा गया है। इसका नाम हो गया है
क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड। तो आपको याद रखना है, यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड कहाँ पे है, तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है? वर्ले ग्रिफिन नामक झील के अंतर्गत आता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो झील का भी नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है वर्ले ग्रिफिन नामक झील कहाँ पे है, तो आप टिक करोगे ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर अभी हाल ही में मेलबर्न ओपन संपन्न हुआ है। टेनिस का होता है, आपको पता होगा। मेलबर्न ओपन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, और मेलबर्न ओपन जो संपन्न हुआ है, यहां पे यदि हम बात करें तो फीमेल की कैटेगरी में एशले बर्टी का नाम आपको याद होना चाहिए, जिन्होंने एक खिताब जीता है। और महिलाओं की कैटेगरी में हो गई एशले बर्टी, और पुरुष की कैटेगरी में हो गए राफेल नडाल, जिन्होंने इस खिताब को जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, राफेल नडाल ने पुरुषों की कैटेगरी में इस मेलबर्न ओपन को जीता है, और महिलाओं की कैटेगरी में एशले बर्टी ने इस खिताब को जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पे यदि हम बात करें तो यहां पे एक कंपनी है जैकब क्रीक, जैकब्स क्रीक, और जैकब्स क्रीक नामक जो कंपनी है, इसने मिताली राज जो क्रिकेटर हैं, मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। याद रखिएगा, जैकब्स क्रीक नामक कंपनी ने मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये जो जैकब्स क्रीक नामक कंपनी है, ये शराब की एक कंपनी है। और आपको बता दें, शराब के लिए यदि ऑस्ट्रेलिया का कोई शहर मशहूर है तो वो है एडिलेड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड शहर ये शराब के लिए मशहूर है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए, फीफा फुटबॉल का जो महिला वर्ल्ड कप होने वाला है, वो 2 देशों में होगा, एक ऑस्ट्रेलिया में होगा, एक न्यूजीलैंड में होगा। कब होगा? वर्ष 2023 में। इसको भी आपको याद रखना है। तो इतनी जानकारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, हाल ही में दक्षिण मैबुआंग गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? मतलब एक गांव की बात हो रही है, मैबुआंग गांव। तो मैबुआंग गांव क्योंकि अब ये ODF प्लस घोषित कर दिया गया है, तो इसको बताना है कि ये कहां पर है, किस राज्य में आता है, ये आपको बताना है। तो बताएं, ये ODF प्लस गांव कहां पर है? चलिए जवाब दीजिएगा, ये ODF प्लस गांव कहां पर है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या सिक्किम, इनमें से कहां पर पड़ता है, ये आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा, ये कहां पर पड़ता है, ये आपको बताना है। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, कहां पर ये पड़ता है? देखो, ये गांव जो पड़ता है, ये पड़ता है मिजोरम में, तो इसका सही जवाब हो गया मिजोरम। ठीक है, आज आपका होमवर्क है मिजोरम की 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको बताना है। मिजोरम के 2 वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलें इसको बताएं, अभी जाइएगा नहीं, लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको लास्ट में रखा गया है। अब देखो, जो ये प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं उम्मीद करता हूं प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा में भी इससे संदर्भित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बताएं, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में पाल दधौ हत्याकांड, आपने शायद नाम ही ना सुना हो, पाल दधौ हत्याकांड के बारे में दिखाया गया। यह नरसंहार किस देश से संबंधित था? गणतंत्र दिवस परेड में जो विभिन्न राज्यों की झांकी होती हैं, उनमें से एक राज्य की झांकी में पाल दधौ हत्याकांड का जिक्र किया गया था। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो पाल दधौ हत्याकांड है, ये नरसंहार किस राज्य से संबंधित है और किस राज्य ने इसको दर्शाया था? जिस राज्य से संबंधित है उसी ने ही दर्शाया था। आपको बता दें, एक दधौ गांव पड़ता था। तब तक आप देखें कौन सा सही होगा। एक दधौ गांव था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो दधौ गांव था, यहां पर एक ट्राइब्स के लोग इकट्ठा हुए थे, और वो सारे के सारे भील ट्राइब्स के लोग थे। ठीक है, भील ट्राइब्स के लोग थे। अंग्रेजों के समय काल में यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, आंदोलन को लेकर, यहाँ पे बैठक को लेकर इकट्ठा हुए थे। और इनके जो नेता थे उनका नाम था मोतीलाल तेजावत। क्या नाम था? मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग, ज़्यादा भील ट्राइब्स के लोग जो है इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसी समय यहाँ पे H.G. सटन, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था H.G. सटन।
H.G. सटन नामक जो अंग्रेज अधिकारी था उसने यहाँ पर पहुंचकर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया, जिसके चलते 1200 से अधिक भील ट्राइब्स के लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे इस दधौ गांव में। और इसी दधौ गांव को आप जानते हो बाद में वीरभूमि के नाम से जाना जाने लगा। तो ये जो दधौ हत्याकांड है ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में। आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना होगा, लेकिन जलियांवाले बाग हत्याकांड से ज्यादा आप कह सकते हो उससे भी बुरी तरीके से यहां पे भील ट्राइब्स के लोगों को मारा गया था, लेकिन इसको कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। आप देखते होंगे किसी भी इतिहास की बुक में इसकी चर्चा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इतिहास लेखन के क्रम में यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां अवश्य हुई हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें इस तरह की थी उनको दर्शाया नहीं गया है। ज्यादा से ज्यादा इतिहास में यदि हम बात करें तो विदेशी आक्रमणकारियों के ही गुणगान गाए गए। जो इतिहास लेखन का क्रम रहा है उसमें यदि हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा विदेशी आक्रमणकारियों का ही गुणगान किया गया है, और कहीं ना कहीं इस तरह के जिनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए उनके बारे में हमें बताया नहीं गया, हमने कहीं पढ़ा नहीं है। तो याद रखना है, इसीलिए गुजरात राज्य सरकार की झांकी में इसको दर्शाया गया जिससे लोग इसके बारे में जाने। और आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है दधौ गांव कहां पे है, गुजरात में है। पाल दधौ हत्याकांड कहां से संदर्भित है, गुजरात से संबंधित है। यदि आप पूछेंगे किस जिला में, तो साबरकांठा जिला पड़ता है। गुजरात का साबरकांठा जिला, उसी के अंतर्गत ये गांव आता है और आज इसको वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का द एंड। लेकिन आज के द एंड से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये आज की 2 दिन पहले की घटना है जिसको बोलते हैं नौपाड़ा दलदल। आपसे यदि पूछ लिया जाए नौपाड़ा दलदल कहां पर है, नौपाड़ा दलदल, नौपाड़ा दलदल कहां पे है, यदि किसी को पता है तो बताएं। नौपाड़ा दलदल कहां पर है, नौपाड़ा दलदल कहां पर है? यह है, इसको नोट कर लीजिएगा, तेली नीलापुरम, तेली नीलापुरम, तेली नीलापुरम नामक स्थान है जहां पर नौपाड़ा दलदल मिलता है। यदि आप पूछ लिया जाए तेली नीलापुरम नामक स्थान किस जिले में आता है, तो यह स्थान जो आता है यह आता है श्रीकाकुलम जिले में, श्रीकाकुलम नामक जिले में आता है, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है ये पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में। कहां पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के अंतर्गत आने वाले तेली नीलापुरम नामक स्थान पे जो नौपाड़ा दलदल पड़ता है, इस नौपाड़ा दलदल में पक्षियों के आप कह सकते हो सामूहिक मृत्यु हुई है। और ये जो पक्षी थे इनका नाम था स्पॉट बिल पेलिकॉन। क्या नाम था इनका? स्पॉट बिल पेलिकॉन। ठीक है, स्पॉट बिल पेलिकॉन नामक पक्षियों के एक पूरे समूह की मृत्यु यहां पे हुई है, सामूहिक मृत्यु यहां पे हुई है, जिसके कारण नौपाड़ा दलदल चर्चा में है। यदि हम बात करें कि किसके कारण हुई है, तो इस पे जो कारण दिए जा रहे हैं वो नेमीटोड, याद रखिएगा, नेमीटोड इन्फेक्शन बताया जा रहा है। ठीक है, इसका कारण क्या बताया जा रहा है? इसका कारण बताया जा रहा है नेमीटोड इन्फेक्शन। तो याद रखना है, नौपाड़ा दलदल आंध्र प्रदेश में जो एक विशेष प्रकार के पक्षी जिनको बोलते हैं स्पॉट बिल पेलिकॉन की मृत्यु हुई है वो नेमीटोड इन्फेक्शन के कारण हुई है। ये जो नेमीटोड है एक विशेष प्रकार के ये कीड़े होते हैं, और ऐसा अभी तक रिपोर्ट में सामने आया है कि ये जो कीड़े थे ये इन पक्षियों के शरीर में प्रवेश कर गए थे, और उनकी शरीर में प्रवेश करने के कारण पक्षियों की यहाँ पे मृत्यु हुई है। ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में पहले 13 जिले हुआ करते थे, लेकिन अभी 13 नए जिले बने हैं और आंध्र प्रदेश में अब कुल 26 जिले हो गए हैं। आज के समय में यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के 3 राजधानियों की बात होती थी, लेकिन आज के समय में यदि हम बात करें तो एक ही राजधानी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश से संबंधित एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्सर पूछी जाती है,
जिसका नाम है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेमीटोड इन्फेक्शन, नौपाड़ा दलदल में पक्षियों की मृत्यु हुई, किस प्रकार के पक्षी? स्पॉट बिल पेलिकॉन। इसको नोट कर लीजिएगा और इस कीड़े का नाम भी नोट कर लीजिएगा, नेमीटोड। नेमीटोड नामक कीड़ा था, उस इन्फेक्शन के कारण पक्षियों की मृत्यु हुई है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए करंट अफेयर्स का जो सेशन था उसमें इतना ही है, और इसके बाद आपकी कुछ चर्चा होगी, आपकी परीक्षाओं से संदर्भित कुछ चर्चा होगी, आपके टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं उससे संदर्भित चर्चा होगी, और कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनको आपको जानना चाहिए, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सेशन के तुरंत बाद उसकी हम बात करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, तो आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।